ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, मैं निखिल रमन राजपाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में। आइए तो जानते हैं शहर और देश से जुड़ी हुई कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोविड-19 की चपेट से अब तक हमारा देश निकला ही नहीं है कि एक और परेशानी किसानों के सर पर आ गई है। ये परेशानी है मौसम की मार। जी हां, खराब मौसम के चलते बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है और उन्होंने अपनी मांगें हमारे चैनल के द्वारा सरकार के लिए पेश की हैं। आइए तो देखते हैं किसानों की वो तकलीफें क्या हैं, उनकी मांगें क्या हैं। आता ही परिस्थिती दिसतो ना तुम्हाला, परिस्थिती दिसतं पण आम्ही का टाकून ठेवले का? आता आम्हाला काहीच मिळत नाही शेतीचा. कापून तरी काय मिळेल? किती एकर मध्ये लावला होता भात? 1 एकर मध्ये मला लावला होता. आम्ही कोटाना बोलत 1 एकर मध्ये लावली. गेल्या वर्षीचे पैसे मिळालेत का? दाना पुन्हा आम्ही बघितली. आता काय मागणी आहे तुमची? आता आम्हाला भरपाव द्यायला पाहिजे त्याही गव्हर्नमेंटनी. शेतीचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे अवकाळी आणि परतीच्या पावसाने. पण हेच आम्ही प्रशासनाला आता कोरोना काळात जाणं योग्य नाही म्हणून आम्ही ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून तलाठी, तहसीलदार तसेच माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री यांनासुद्धा ट्विट केलेलं आहे. मात्र अद्यापपर्यंत कोणीही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी इथे येऊन घटनेचा पंचनामा केलेला नाही. कोणत्याही गांभीर्याने इथे कारवाई होताना दिसत नाही. माझ्या शेतकऱ्यांना आज हे प्रचंड नुकसान झालं त्याची भरपाई मिळावी हीच आमची माफक अपेक्षा आहे. आणि निदान शेतकऱ्यांना अशी मदत द्यावी की निदान वर्षभर त्यांच्या घरदाराचा एक रोजीरोटीचा प्रश्न सुटावा हीच आमची माफक अपेक्षा आहे. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उसके विरोध में नेशनल कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक वर्चुअल आंदोलन आयोजित किया और इस आंदोलन में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। आइए तो ज्यादा जानकारी लेते हैं। या ठिकाणी आज या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जनजागृतीसाठी, शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी, शेतकऱ्यांच्या रक्षणासाठी जी रॅली काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून करण्यात येते त्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। आज काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून एक राज्याचा सहकार मंत्री म्हणून ज्या सहकार्याची चळवळ ही मुळातच काँग्रेस पक्षाच्या विचारातून या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या आदेशानुसार आज कल्याण ग्रामीण तालुक्यातील महत्त्वाचं गाव असणाऱ्या म्हारळ या ठिकाणी व्हर्च्युअल रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। आजच्या या व्हर्च्युअल रॅलीमध्ये महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, त्याचबरोबर जिल्ह्याचे असणारे पदाधिकारी, ओबीसी सेलचे असणारे प्रमुख पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीचे असणारे प्रमुख पदाधिकारी आणि त्याचबरोबर कल्याण ग्रामीण तालुक्यातील काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि या भागातील असणारे शेतकरी प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये आजच्या या व्हर्च्युअल रॅलीमध्ये उपस्थित आहे। भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे विधेयक पास केलं
हे विधेयक पास केल्यानंतर शेतकरीची व्यवस्था जी आहे ही संपूर्ण शेतकऱ्याची व्यवस्था ही उद्ध्वस्त होणार. आपण पाहतो की भारत हा शेतकरी प्रधान देश आहे आणि शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक आहे आणि हाच आज उद्ध्वस्त होतो आहे. आणि त्यासाठी अशा प्रकारे काळा दिन पाळण्याच्या दृष्टिकोनातून व्हर्च्युअल रॅलीचं या ठिकाणी इथे आयोजन केलेलं आहे. त्याचबरोबर जो कामगार वर्ग आहे हा कामगार वर्गसुद्धा आज आपण असं म्हणू की देशोधडीला लागणार आहे. खाजगीकरणाचं वारं जे सध्या देशामध्ये उभं राहिलेलं आहे ते अत्यंत भयावह आहे आणि या खाजगी असणाऱ्या वातावरणामुळं किंवा या सगळ्या प्रभावामुळं तरुणांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. कित्येक तरुण आपण असं म्हणू की त्यांची असणारी आर्थिक परिस्थिती ही अत्यंत ढासळलेली आणि याचं एकमेव कारण म्हणजे केंद्र सरकार. या केंद्र सरकारच्या अजेंड्यामध्ये त्यांना शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये, कामगारांच्या बाबतीमध्ये, शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये जी काही अंमलबजावणी करायला हवी होती ती त्यांनी यशस्वीपणे केलेली नाही आणि हे केंद्र सरकारचं सगळ्यात मोठं अपयश आहे असं या ठिकाणी मी ते नमूद करतो. धन्यवाद. 15 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर और साथ साथ में संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये किसानों को न्याय मिलना चाहिए. ऐसा एक किसान बचाओ रैली आज उन्होंने आयोजित की. आज उल्लासनगर में और विभिन्न जगहों पे किसान को न्याय मिलना चाहिए और जो किसान रैली के जो हमारे कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से जो उन्होंने जो मांग की, डिमांड की, आने वाले समय में जो किसानों पे इस तरीके का अन्याय किया है, ये विधेयक जो पास किए इनको रद्द करना चाहिए. जब तक हमारी कांग्रेस के नेता चुप नहीं बैठने वाले, कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाले. आज उनको इशारा है और साथ साथ में और भी रास्ते पे उतर के बड़े आंदोलन किए जाएंगे और पूरे संपूर्ण देश में, पूरे महाराष्ट्र राज्य में जो किसानों के सपोर्ट के लिए और किसानों के ऊपर जो 3 विधेयक जो पास किए हैं उनको तुरंत रद्द करना चाहिए. ऐसा एक सही स्वाक्षरी मुहिम संपूर्ण देश में चालू है. साथियों, आज इसी प्रकार से उल्लासनगर में 3 जगहों पे इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ और उसमें हमारी प्रभारी रानी अग्रवाल मैडम आई. सभी कार्यकर्ताओं ने जो भाग लिया, जो किसान जो लोग हैं उसमें उन्होंने भी जो भाग लिया और हमको इतना यहाँ पे सहयोग किया और मैडम का मैं धन्यवाद करता हूँ. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. सेंचुरी रेयान के महाप्रबंधक ओम प्रकाश चितलांगे पर एक कामगार ने किया हमला. आइए तो जानते हैं पूरी खबर. सेंचुरी रेयन कंपनी के प्रबंध संचालक, अध्यक्ष और ग्रामीण इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश रामलाल चितलंगे पर कोरोना काल में आर्थिक मंदी की मार झेल रहे कंपनी के मजदूर अरुण मसन ने चाकू से किया प्राणघातक हमला. रेयन स्पिनिंग मेंटेनेंस में कार्यरत अरुण मसन नामक मजदूर लॉकडाउन और कोविड काल के चलते आर्थिक मंदी से परेशान था तथा कंपनी द्वारा पिछले कुछ महीनों से पगार समय पर नहीं मिलने के कारण फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग सभी मजदूर की माली हालत खराब हो रही है. इसी के चलते मैनेजर अरुण मसन को अपनी और साथियों पर बीत रही भड़ास निकालने का मौका मिलते ही फैक्ट्री के अंदर मैन ऑफिस के बाहर मीटिंग हॉल से आए प्रबंध संचालक चितलंगे साहब पर धार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिस कारण उनको गंभीर चोटें आईं, जिसे देखते हुए तुरंत इलाज के लिए कंपनी के सेंचुरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. उल्लासनगर शहर में अनलॉक 5 अनाउंस किया गया है. आइए तो जानते हैं इस अनलॉक 5 की प्रक्रिया क्या है मनपा के जनसंपर्क अधिकारी से. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, देशभरात संपूर्ण विश्वभरात कोविड-19ची महामारीची प्रादुर्भाव साथरोग चालू आहे. त्या अनुषंगाने आपल्या महाराष्ट्र राज्य शासनाने कालच एक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. आज उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त माननीय डॉक्टर राजा दयानिधी यांनी देखील उल्हासनगर शहर महापालिका शहरवासियांसाठी, जनतेसाठी एक आदेश काढलेला आहे आणि त्या आदेशामध्ये सद्यस्थितीमध्ये सिनेमागृह आणि स्विमिंग पूल, मॉल्स, व्यापारी संकुल्स, ऑडिटोरियम्स हॉल
आणि असेंब्लीज हॉल वगैरे अशा प्रकारच्या गोष्टी वगळून, साधनं वगळून अन्यत्र दुकाने, गाळे हे सकाळी 9 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत चालू असतील अशा प्रकारचा आदेश आताच अर्ध्या तासापूर्वी निर्गमित केलेला आहे. ही शहरातील व्यापारी बांधवांसाठी अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. याशिवाय परंतु हा लॉकडाऊनमध्ये जरी काळामध्ये ही सूट अनलॉकडाऊनमध्ये ही सूट दिली असेल तरी देखील जे फिजिकल अंतर आणि त्याचबरोबर सॅनिटायझेशन, मास्क, त्याचबरोबर व्हेकल्समध्ये फिरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या, सामाजिक अंतर त्याऐवजी तर आपण फिजिकल अंतर म्हणतो, हे सगळं पाळणं बंधनकारक आहे. आणि त्यासाठी घराच्या बाहेर सॅनिटायझर ठेवणं, दुकानाच्या बाहेर सॅनिटायझर ठेवणं, हँड ग्लोव्ज वापरणं, मास्क वापरणं, ह्या सगळ्या गोष्टी बंधनकारक आहेत. ह्या गोष्टींना जर समजा कोणी दुर्लक्ष केलं त्या व्यक्तींच्या विरुद्ध साथरोग नियम अधिनियम कायदा अंतर्गत, त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसंहिता 188 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा या अंतर्गत समजा जर त्यांनी सहकार्य केलं नाही, पहिल्यांदा जो दंड, दुसऱ्यांदा देखील दंड, तिसऱ्यांदा दंडालाही मान्य नाही तर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. अशी वेळ कोणावर येऊ नये अशी आम्ही महापालिके प्रशासनामार्फत विनंती करतो सर्व शहरवासियांना. आणि ह्या लॉकडाऊनमध्ये ज्या ज्या अटी शर्ती आहेत त्याचं पालन करावं आणि महानगरपालिकेला सहकार्य करावं. धन्यवाद. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर शहर में दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसी खबर के कारण व्यापारी भाइयों में देखी गई खुशी की लहर. आइए देखते हैं व्यापारियों के क्या है विचार इस खबर पर. फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले मैं हमारे कमिश्नर का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि शासन प्रशासन ने जो निर्णय लिया है ये काफ़ी समय से हमारी जो भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशन हो और भी एसोसिएशन, हमारी शुरू से डिमांड रही थी कि हमें टाइम 9 से 9 दिया जाए, लेकिन कुछ कारणवश हमें नहीं दिया गया. लेकिन अब जैसे सरकार की गाइडलाइन आई और उसके दूसरे दिन तुरंत ही हमारे कमिश्नर साहब ने हमारे शहर को 9 से 9 टाइम देकर एक बहुत बड़ी राहत दी है. इसीलिए मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद कहना चाहूँगा. इसी के साथ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी काफ़ी अच्छा सहयोग हम व्यापारियों और शहर को मिला है. मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा. ये समय मिलने से, समय बढ़ने से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब दशहरा और दिवाली, ये जो 2 बहुत बड़े त्यौहार हमारे आ रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं 9 बजे टाइम होने से कुछ व्यापारियों को इसका बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मिले और वो 2 पैसे कमा सकें और लोग आसानी से अपनी खरीदी कर सकें. ये सब करने के साथ मैं एक बार फिर व्यापारियों को कहना चाहूँगा कि 9 से 9 होना, दशहरा और दिवाली होने की वजह से ऐसा ना हो कि हम अपना मास्क और अपनी सभी कोरोना की जो चीज़ें हैं उनको भूल कर हम अपने व्यवसाय में लग जाएं, तो उसकी रिज़ल्ट कहीं एक की दूसरी ना हो. इसीलिए मैं आप सभी भाइयों को निवेदन करता हूं कि हर चीज़ का ख्याल रखें. सैनिटाइज़र अपने काउंटर पे कस्टमर को, वर्कर को और ये सब चीज़ें अपने साथ लेके चलें ताकि हम कहीं भी अपने कार्य में सही रहें. और मैं शासन प्रशासन से ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से जो ये लॉकडाउन रहा है, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई है. किसी का कोई बिज़नेस नहीं हुआ है, लोगों की रेंट बंद है, लोगों की पगारें बंद हो गई, सैलरी बंद हो गई, कमाइयाँ बंद हो गई. तो ऐसे में हमारे शहर का जो व्यापारी उद्योग है, मैं चाहूँगा कि उनको कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए. कम से कम 6 महीने की हाउस टैक्स जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए. 6 महीने के लिए लाइट का जो बिल है उसका भी रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ न कुछ 5-10% व्यापारी को कहीं राहत मिलेगी तो वो अपने आप को संभाल सकेगा. ये होना बहुत ज़रूरी है. और अगर ऐसा होता है तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि ये व्यापारियों को रिलीफ मिला. इसी के साथ अगर ऐसा कहीं नहीं भी होता है तो कम से कम ये ना हो कि लाइट वालों की तरफ से या किसी सरकार के डिपार्टमेंट से कि उसके ऊपर ये पैसे नहीं भरे तो उसके ऊपर कार्रवाई. कम से कम ये कार्रवाई तो कुछ समय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत तकलीफ़ में चल रहे हैं. इस कार्रवाई से बचते हुए आवें.
लोगों को, व्यापारियों को सुविधा दी जाए कि वो पेमेंट एक बार में नहीं भर सकता है तो 2 बार 3 बार करके भर सके, कि अपना घर, अपना दुकान और सब चला सके। तो कार्रवाई जो है एटलीस्ट ना हो, ऐसा मैं आपको निवेदन करूंगा कुछ समय के लिए। फिर जब रूटीन हो जाएगा तो जैसे है वैसे रहेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नेशनल फेडरेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की ओर से नेत्रहीन लोगों के रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के लिए एक आंदोलन तहसीलदार कार्यालय के बाहर पेश किया गया। इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे 2 रहे, एक रोजगार और दूसरा मजबूत घर बनाकर देना। आइए तो इसकी ज्यादा जानकारी लेते हैं। आमच्या मागण्या अशा आहेत सर, की ही जी सगळी लोक आहे ही हातावर पोट आहे, हॉकर्स आहेत। ट्रेनमध्ये कोणी धंदा करतं, रोजची कटलरी विकतं, आणि लॉकडाऊन लागल्यापासनं पूर्णच बंद आहे। अजूनही ट्रेन सर्वसामान्यांसाठी उघड्या नाहीत। त्यामुळे इतकी गंभीर प्रश्न आहे, सकाळी खायला मिळालं तर संध्याकाळी काय करायचं असा आमच्यासमोर प्रश्न आहे। आणि आमची स्वतःची घरं नाहीत, आमचे भाडे रेंटवर रूम आहे, 6-6, 8-8 महिन्याची भाडे थकलेले आहे आमचं। आणि या सरळ आमची सरकारकडे 2 प्रमुख मागण्या आहेत। एक तर आम्हाला रोजगार द्या किंवा आम्हाला घर द्या, कारण आता जी येतं घरकुल, आमच्याकडे जागा नाही, आलेलं घरकुल परत जातं आणि सरकारवरतून आम्हाला दोष देतं, तुम्हाला आम्ही पाठवलं होतं पण तुम्ही ते ॲक्सेप्ट केलं नाही। त्यामुळे आमची खाण्यापिण्यापुरतं आम्ही झगडतोय, घराची गोष्टच लांब आहे। त्यामुळे आमच्या 2 मागण्या प्रामुख्याने आहे की आम्हाला एकतर रोजगाराची व्यवस्था करावी किंवा घराची तरी व्यवस्था करावी। या संदर्भात तहसीलदारांशी आपलं बोलणं झालंय का? पत्रव्यवहार झालेला आहे अनेक वेळा। 31 ऑगस्टला पत्रव्यवहार झाला होता, नंतर सप्टेंबरला पत्रव्यवहार केला होता, 15 सप्टेंबरला। पण असं आहे की यांना असं वाटतं की हे अंधबांधव आहेत, हे काही करू शकणार नाही। पण मी तहसीलदारापासून ते न्याय विकास मंत्र्यापर्यंत मी सर्वांना आव्हान करतो आहे की जर तुम्हाला हेच बघायचं असेल आम्ही काय करू शकतो, उद्या जर परिस्थिती चिघळली, आंदोलन हिंसक झालं, तर याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन आणि ते सरकार असेल। आमची संस्था कुठल्याही आंदोलनाला जबाबदार नसेल, कारण तुम्ही बघता आहात सध्या हे आंदोलन अतिशय शांत पद्धतीने चाललेलं आहे। जवळजवळ तास झालेला आहे आम्हाला इथे येऊन। आम्ही न परमिशन घेता आंदोलन अजिबात केलेलं नाही, आम्ही लिगली परमिशन घेतलेली आहे। त्यामुळे मला वाटतं आत्तापर्यंत तहसीलदारांनी किमान आमच्या शिष्टमंडळाची चौकशी करायला हवी होती, पण ती अजूनही झालेली नाही। आम्ही सगळे बेरोजगार आहोत आणि आम्ही सगळे भाड्याने राहतो। आमचं भाडं लॉकडाऊनमध्ये एरवी तरी आम्ही कशी तरी रोजगारी कमवून आमचं पोट भरत होतो, भाडं भरत होतो। पण आता सध्या अशी परिस्थिती झाली 5 ते 7 महिन्यापासून की आमच्या सगळ्यांचे भाडे थकले। घरमालक सरळ बोलतो की मोदीने काय आम्हाला घरं बांधून दिलेत का, की तो आम्हाला भाडं कमी हे घेऊ नका सांगतो। त्यामुळे परिस्थिती अशी झाली आहे की मालक आम्हाला हाकलायलाही कमी करत नाही आहे आणि तेच त्यामुळे आमची हीच मागणी आहे की आम्हाला एकतर घर किंवा रोजगार द्यावा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत उल्लासनगर शहर के शहरी बेघर निवास केंद्र ने एक प्रोग्राम आयोजित किया, जहां पर बेघरबार लोगों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर चर्चा की गई और उन्हें जनरल पब्लिक के सामने लाया गया। आइए तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। केंद्र शासनांतर्गत दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत सुरू आहेत। सध्या 2 तात्पुरते स्वरूपात उल्हासनगरमध्ये निवारा केंद्र चालू आहेत। आज आपण उल्हासनगर 1 येथे जो निवारा केंद्र आहे तिथे आहोत। इथे साधारण रोज 30 ते 32 लोक असतात, जे लोक रस्त्यावर राहत होते यापूर्वी। अशा लोकांना इथे आणून शासनामार्फत ज्या सुविधा दिल्या जातात, म्हणजे त्यांना 2 वेळेचा नाश्ता, जेवण, औषध पाणी आणि राहण्याची व्यवस्था, बेड, चादरी, ह्या सगळ्या सुविधा पुरवल्या जातात। हे जे केंद्र शासनाचं धोरण आहे, जे लोकांना
काहीच मिळत नाही किंवा त्यांची राहण्याची खाण्याची त्यांना सांभाळण्याची व्यवस्था होत नाही. अशा लोकांनी रस्त्यावरच स्वतःचे प्राण न त्यागू नये म्हणून त्यांना अशा स्वरूपाचे मूलभूत सोयीसुविधा युक्त असे निवारे उपलब्ध करून. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, आराधना की पूरी विधि क्या है, आइए तो जानते हैं स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के सेवक श्री वासुदेव सचदेव जी से. बोले सनातन धर्म की जय, अम्बे मैया की जय. सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी शनिवार 17 अक्टूबर प्रातः 4 बजे मूर्ति स्थापना होगी. घर में ही आप करें. माता जी का नवरात्र आरंभ हो रहा है और इसमें श्रद्धा प्रेम विश्वास होना चाहिए. एक माता में जन्म देती है, वो पालना करती है, और एक माता जो है दुर्गा नवदुर्गे, वो हमारी दुश्मनों से रक्षा करती है और जो भी संकट विपत होती है वो नाश हो जाती है. इसलिए आप नवरात्रा का 9 दिन आप उपवास रखें, फलाहार रहें, दूध पिएं और भोजन न खाएं तो अच्छा है. ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत महात्मा ये नवरात्रा करते हैं तो उन्हें रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है. अभी भी हमारे यहाँ जो कोरोना की बीमारियाँ, टेंशन है या कुछ भी तकलीफ़ है, बीमारियाँ हैं, उनके दूर करने के लिए माता की आराधना करना आवश्यक है. प्रातः 4 बजे कलश स्थापना होती है और उसके बाद आप अखंड दीप जलाएं, तिल का तेल या देसी घी और जय माता दी. और इनका जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. और इसमें पाठ क्या करने का है, दुर्गा सप्तशती. उसमें माता जी का 108 बार नाम है और दुर्गा कवच है. ये पाठ करने से हमारी सब जो विपत्तियां हैं वो नाश हो जाती है. और जय माता दी जैसा भी आपको लगे वो पाठ करें और उनकी आराधना करें. सादगी में रहें, सच्चाई में रहें. जितना जाप करोगे, पाठ करोगे, उतनी विपत्ति दूर हो जाएंगी. भगवान श्री राम ने भी लंका पे चढ़ने के लिए पहला ये नवरात्रा किया था तो उन्हें विजय प्राप्त होगी. इसके बाद ही हम लोग ये दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी. इसलिए भक्तजनों हमें ये नवरात्रा ज़रूर करना चाहिए क्योंकि माता हमें रक्षा करती है, दुख कलेश दूर होती है. उनके 9 नाम इस प्रकार है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, सिकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री. ये 9 नाम है. और जो अष्टमी आने वाली है जो 24 अक्टूबर शनिवार के दिन है, उस दिन आप हवन भी कर सकते हैं. घर में ही करें, हो सके तो अच्छा है क्योंकि आज लॉकडाउन है और सरकार का भी कहना है कि हमें बाहर नहीं करने का है, इसलिए मंदिर भी बंद है. आप घर में ही करें, छोटा भी हवन कर सकते हैं घर में बैठ के और पाठ पूजा करें. अखंड दीप ज़रूर जलाएं. उनके यहाँ 16 श्रृंगार चढ़ाएं क्योंकि 16 श्रृंगार इसलिए चढ़ाते हैं कि आपकी बहू विवाह के बाद 16 श्रृंगार करके घर में आएंगी और आपकी जो पुत्री है वो भी ससुराल में जाएंगी तो 16 श्रृंगार करके जाएंगी. और उनके आने के हलवा पूड़ी सीरा रोज़ अलग अलग आप उसमें प्रसाद चढ़ा सकते हैं. अखंड दीप जलाएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं और सेंट लगाएं, नारियल रखें और जो भी सामग्री है वो रखकर माता से आराधना करें कि हमारे घर में जो भी अशांति है, कष्ट है, रुके हुए कार्य है वो आपकी दया से कृपा से सफल होगा. आप माता है, हम आपके बालक हैं और हमारी रक्षा करिए और शत्रु नाश कीजिए और हर मनोकामना पूरी होगी. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. दर्पण झूठ न बोले लाइव स्ट्रीम शो के माध्यम से हम पब्लिक और शहर की तकलीफों पर चर्चा करते हैं और उन्हें प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. आने वाले मंगलवार मतलब 20 अक्टूबर 2020 के दिन शाम को 5 बजे कल्याण बदलापुर रोड का मुद्दा उठाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी. इसे आप देख सकते हैं 888 चैनल नंबर पर जो लोकल चैनल नंबर है और साथ ही साथ आप इस पर कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं मंच टीवी और कोणार्क न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर. तो देखना न भूलें दर्पण झूठ न बोले.
शहर के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई यानी कि केबी रोड की कार्रवाई जो की गई थी विकास के नाम पर। कई दुकान, कई घर हुए थे ध्वस्त, लेकिन विकास की इस कार्रवाई के 6 साल बाद भी क्या हुआ है विकास, यही है सबका सवाल। द्रुत गति मार्ग होने के कारण की गई थी विकास के नाम पे कार्रवाई, लेकिन अब किए जा रहे हैं धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य। क्या सो रहा है प्रशासन? केबी रोड में बड़े बड़े गड्ढे और खराब रास्तों के कारण कई लोगों की हुई है मौत और कितनों की जाएगी जान। कई सत्ता बदली, कई सत्ता में आए और कई सत्ता से चले गए, लेकिन केबी रोड की समस्या अब भी ज्यों की त्यों। केबी रोड में चल रहे धीमी गति के विकास का आखिरकार कौन है जिम्मेदार? प्रशासन, जनता या फिर व्यापारी? कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच। श्री राधे गुरु जी, आजकल बच्चे जैसे पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप से भाग रहे हैं दूर। हमें ये जानना है कि बच्चों को क्यों माँ बाप के साथ रहना चाहिए और बच्चों को माँ बाप के साथ रहने से क्या फ़ायदा होता है? ये आपने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न ऑलमोस्ट आज 90% सभी घरों का है। आज जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो उनको फ्रीडम चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा, इकलौता बेटा था माँ बाप का, तो माँ बाप बहुत डिसिप्लिन में रहते थे कि भाई ये करो, ये लाइट ऑफ करो, ये नलके से पानी नहीं बहना चाहिए, इतने बजे उठ जाना चाहिए, इतने बजे ये करना चाहिए। तो बच्चा रोज़ एजुकेशन के लिए स्कूल जाता, फिर वो ग्रेजुएट भी हुआ, कॉलेज भी जाने लगा, फिर वो नौकरी की तलाश में रहने लगा। वो नौकरी इस चक्कर में करता था कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो जल्दी से जल्दी मुझे माँ बाप से छुटकारा मिले। ये मुझे सोने नहीं देते हैं, ये मुझे ये करवाते हैं, ये मुझसे ये करवाते हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे कहीं दूसरे शहर में नौकरी मिल जाएगी, मैं अकेला सेटल हो जाऊँगा। संयोग बस वो समय भी आया कि जब उस बच्चे को एक कॉल आया कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम आओ। तो वो जिस जगह पर गया वहाँ पर उसने देखा कि एक कमरा है, उस रूम में कोई कुछ नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं इंटरव्यू लेने वाला, और वहाँ पर सिर्फ एक फ़ैन चल रहा है धीरे धीरे, और एक जिसमें वाटर रखा जाता है, पानी उसका धीरे धीरे गिर रहा था उसमें से। तो उसने देखा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं इंटरव्यू किसको दूंगा। तो अचानक से वहाँ एक पेज मिला, उस पर लिखा था कि इंटरव्यू ऊपर हो रहा है। तो वो ऊपर जाने लगा, तो उसने सोचा कि पानी गिर रहा है, तो उसने वो नल का बंद किया। उसने सोचा मैं जा रहा हूँ, इस रूम में कोई है ही नहीं, ये फ़ैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो उसने पंखे को भी स्विच ऑफ किया और इंटरव्यू देने के लिए ऊपर गया। तो उसने एंटर करते ही इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि भाई कब से ज्वाइन कर रहे हो? बोले सर आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। बोले मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने तुम्हारा सेंस देखा है, फिर काम करने का अंदाज़ देखा, तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके बावजूद भी तुम वो नलका बंद करके आए, इसके बाद भी तुम फ़ैन बंद करके आए। इसका मतलब है न तो तुम अपना और न तुम अपने मालिक का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि तुम में तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार बहुत है। तो माँ बाप हमें जीवन में छोटी छोटी ऐसी चीज़ सिखा देते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। छोटा वृक्ष बड़े वृक्ष की छाया में हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन जब बड़ा वृक्ष हट जाता है और छोटा वृक्ष जब अकेला रहता है तो आंधी बयार छोड़िए, हल्की सी तेज हवा चल जाए तो उसी में ध्वस्त हो जाता है। इसलिए माँ बाप के साथ रहना, इट मीन्स आप सुरक्षित हो।
वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर हो जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर भेज सकते हैं। हम उसे जांच कर अपने शो में ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अपना शहर, अपनी बातें। धन्यवाद।